ऐसे बातें सामने आती हैं कि ब्राह्मण समाज में कोई बड़ा नेता नहीं है जो पूरे ब्राह्मण समाज को एकजुट करके राजनीति में आगे बढ़ सके। ऐसे सच्चा इंसान ने हरियाणा की स्थापना की और चौधरी देवलाल ने सबको जिताया और 85 सीट हरियाणा में है। वो छोटी बात नहीं है। हम उस टाइम जवान ही थे तो हमने बड़े बारीकी से देखा। प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने ब्राह्मण समाज के नाम पे वोट तो दी, लेकिन ब्राह्मणों के काम कभी नहीं। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा को क्या मानते हैं आप? ब्राह्मणों के नेता नहीं है? नहीं, ब्राह्मणों के नेता नहीं है। आज भी विश्वास जो करती है छत्तीस बिरादरी, तो ब्राह्मण जहाँ खड़ा हो जाता है सब लोग गरीब, हरिजन, किसान, मजदूर सब उस पर विश्वास करते हैं और मान सम्मान देते हैं। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में खास मेहमान है पंडित रमेश हरियाणा। अपने नाम के पीछे हरियाणा लिखते हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति की है, फिर कांग्रेस में रहे, आज बीजेपी में है। ब्राह्मण समाज की लड़ाई लड़ते हैं, ब्राह्मण समाज के हर काम में सामने खड़े होते हैं, साथ रहते हैं। आज हम ब्राह्मण राजनीति पे बातचीत करेंगे, गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को लेकर बात करेंगे। शर्मा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हम अपने स्टूडियो में बुलाया। एक तो सबसे पहले तो ना हम बात करेंगे कि आपने नाम के पीछे हरियाणा क्यों लिखा? इसके पीछे क्या लॉजिक इसके पीछे ये, एक बार ब्राह्मण सम्मेलन पानीपत में था और मुझे रमेश शर्मा गोहाना के नाम से जानते थे लोग जी। एक कंपटीशन में बाली है एक लड़का गायक, तो स्टेज पे जब वो गाने लग रहा था तो मैंने भाषण देने के बाद वो गाना उठा गाना गाने, तो वो कहने लगा भाई पंडित रमेश शर्मा गोहाना के नहीं है, ये हरियाणा के हैं। मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ, भिवानी इनकी कर्म भूमि रही। जितने भी अक्षेत्र हैं हरियाणा में हर जगह आगे मिलते हैं और लोगों की बात उठाते हैं। तो उसने गाते गाते रमेश गोहाना की बजाय रमेश हरियाणा कर दिया। वो तब से नाम जनता में चला गया और मुझे रमेश हरियाणा ही कहने लगे। स्टार्टिंग वहां से थी। तो आपकी आज के टाइम में कितनी एज है? मैं 65 साल का हो चुका हूँ, 66 का फरवरी में हो जाऊंगा। लगते तो नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले से ठीक थी, एक ऑपरेशन के बाद मैं सारा 1.5 साल में उसमें गतिविधियों में नहीं रहा। आंतरिक ऑपरेशन हो गया था, लेकिन अब फिर से ठीक है। सारी गृहस्थी और जो सामाजिक जिम्मेवारी है उनसे मैं सब कर चुका हूँ। अब जो जिंदगी बची है अभी समाज के लिए। तो हम सीधे बात आते हैं ब्राह्मण समाज पे। ठीक है जी। क्योंकि आज ऐसे बातें सामने आती हैं कि ब्राह्मण समाज में कोई बड़ा नेता नहीं है जो पूरे ब्राह्मण समाज को एकजुट करके राजनीति में आगे बढ़ सके। इस बात से कितने वाकिफ आप? मैं जब जवान था पंडित भगवत दयाल के साथ भी रहा। अच्छा। हाँ, भगवत दयाल जी पंडित जी के साथ भी काम पंडित किया? भगवत दयाल के साथ गवर्नर हटने के बाद पंडित जी से मेरा संपर्क रहता था। पंडित जी मुझे जाते थे, ले भी जाते थे। मैं तगड़ा भी था, बोलता भी था। एक बार जंतर मंतर पे वासुदेव पंडित जी वगैरह इन्होंने एजिटेशन किया कोई, उसमें मेरा सक्रिय भाग रहता था। और पंडित भगवत दयाल की पहली जयंती मैंने बेरी में माता के मंदिर के सामने मनाने में सबसे बड़ा योगदान मेरा था। गंगा प्रसाद जी उनके साथी रहे। उन्होंने कहा बेटे पंडित जी की जयंती मनानी है, तो मैंने बहुत मेहनत करके वो जयंती मनाई। उसमें रामविलास, बनारसी दास गुप्ता, ये सब सर और भी जितने भी लीडर थे उसमें आए। और मैं जवान था उस टाइम, और मैंने जब भाषण दिया तो केसी शर्मा कमिश्नर थे। उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला अभी लड़के कहाँ का कैसे नहीं, मेरी बातचीत हुई। तो कहने लगे तू मेरे पास नहीं आता। मैं कहा पंडित जी मैं एक अध्यापक का बेटा हूँ और आपके पास आते हैं तो आपका थोड़ा ऐसा सिस्टम सा बताया जैसे वो करते थे। बोले नहीं तेरे से नहीं, तेरे को तो मैं सपोर्ट करूंगा, आपने बहुत बढ़िया काम किया। तो उसके बाद मैं ब्राह्मण राजनीति में, वैसे मैं पंडित श्री राम शर्मा का अनुयायी हूँ। अच्छा। मैं 14 साल का जब मैट्रिक करके आया, 1 साल में हिंदू कॉलेज में रहा, मेरा मन नहीं लग गया। तो गोहाना तक रेल जाती थी, आगे रेल लाइन नहीं थी।
तो मेरे ताऊ जी थे, जो मेरे फादर 7 भाई थे, वो पंडित जी के काफी भगत थे और हमारा पारिवारिक रिश्ता है। तो मैं आके पंडित जी को कहने लगा, जी मुझे जाट कॉलेज में दाखला लेना है। पिताजी मेरे कभी दाखला दिलाने भी नहीं आते, हेडमास्टर रिटायर हुए अध्यापक। पंडित जी ने 4 लाइन लिखी, मैं आ गया और मैंने रेलवे लाइन पैदल पैदल आके जाट कॉलेज में मेरिट सेक्शन में दाखला ले लिया। मैं जब भी गोहाना से आता तो पंडित जी खाने पीने के बड़े इच्छुक थे। भाई रमेश कब जाएगा? मैं उनके पास बैठता था, रेल जाती थी गोहाना की, तो 1-2 घंटा शाम सुबह जब भी मुझे टाइम मिलता, पंडित जी की मुझे बातों में ऐसे जैसे सगा पोता था, ऐसे मुझे प्यार करते थे। तो मैं जलेबी और समोसे 1 डब्बा पंडित जी के लिए स्पेशल जब भी आता लेके आता था। ताऊ जी मुझे लेके देते थे, भाई पंडित श्रीराम शर्मा के लिए। श्रीराम शर्मा के लिए। तो पंडित जी ने मुझे सारा हरियाणा का इतिहास, कैसे हरियाणा बना कैसे नहीं, सुनाते रहते थे। तो मातूराम की जलेबी के शौकीन थे। हाँ, खाने के, एक समोसे के भी, क्योंकि उनके आश्रम के साथ भी एक समोसे की दुकान थी, वहां वो मेरे को भी गरम गरम मंगा के खिलाते थे। पंडित जी जैसा दिलेर आदमी जो मैंने उनसे मुंह से सुना देखा, कोई भी आदमी इतना साथ नहीं रहा। मैं उनको बच्चा होता था तो मुझे कोई रोकता नहीं था, सीधा ऊपर चढ़ जाता था। पंडित जी हरियाणा के संस्थापक रहे। पंजाब की कार्रवाई निकाल के देखो आप, पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा संस्थापक है। देवीलाल भी उनके अनुयायी थे जी। कपिल देव शास्त्री होते थे, वे भी उनके अनुयायी थे, और चौधरी देवीलाल भी उनके अनुयायी थे। सारे के सारे पंडित जी के पैर पकड़ने आते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो जब उन्होंने मेरे को बताया कि पंजाब की, जब हरियाणा की नया प्रदेश बनाने की बात उठी, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कहने लगे, आप नए सूबे का नाम क्या लिखेंगे? तो पंडित भगवदाल भी उठ पड़े, फिर पंडित श्रीराम शर्मा भी उठे। उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि भगवान हरि काणा हरियाणा एवं प्रदेश का नाम रखेंगे। तो पंडित जी ने ही इस प्रदेश के संस्थापक रहे, और तब तक जिए भगवदयाल जी भी बने, बंसीलाल जी भी बने, भजनलाल जी भी बने, चौटाला साहब भी बने। मैंने सब चीफ मिनिस्टरों को बड़ी बारीकी से देखा। सारे के सारे जब शपथ लेके जाते थे तो पंडित जी के पास आशीर्वाद लेके जाते थे। एक बार जब चौधरी देवीलाल बने, भारी बहुमत के पास में बैठा था, चौधरी देवीलाल का काफिला खड़ा रहा, अकेले चढ़ गए। पंडित जी एक ऐसे आदमी थे, और उसके पिताजी देवीलाल के, जो पंडित जी को देविया बोलते थे। झज्जर में नहीं, यहाँ रोहतक उनका अपना घर नहीं था। ये जो कांग्रेस भवन था, यही उनका भवन था। तो आ भाई देवी बोले, काठ की कुर्सी थी। पंडित जी बैठने को, बैठ भैया, काठ की कुर्सी है, और पानी हो भाई मटका रहा है डोलची। पानी पी गए, पंडित जी के पैर छू के कहने लगे, जी मुझे आशीर्वाद दो। भाई बात सुन देवी, जात पात से हरियाणा ना चलाना, 36 बिरादरी को तेरे को समर्थन मिला है, और इसको बढ़िया तरीके से चलाना। ये मेरे सामने की बात है, मैं सुनता रहता था पंडित जी की बात। तो इस हरियाणा के संस्थापक वो थे। मैंने उनका एक एक शब्द अपने जीवन में धारण कर लिया था, क्योंकि वे नीडर रहे। उन्हें एक बार मेरे को बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैं भाई गांधी जी के पास थे, तो कोई चर्चा का विषय आया तो गांधी जी कहने लगे, जवाहरलाल आप झूठ बोल सकते हो, पंडित श्रीराम शर्मा झूठ नहीं बोल सकते। ऐसे सच्चा इंसान जिन्हें हरियाणा की स्थापना की, और कभी भी कोई ईमानदारी का तो उनका मुकाबला इंडिया लेवल पे था। तो वो उच्च कोटि के तो वकील भी थे। हाँ, और स्वतंत्र सेनानी तो रहे ही है। तो कोई वकालत का कोई ऐसा उनका बड़ा योगदान? वो पत्रकार भी थे, आपको पता होना चाहिए। जी, पत्रकार भी थे। वो उस टाइम वीकली न्यूज़पेपर निकालते थे, और उनको जो कागज मिलता था वो सरकार से ही मिलता था। तो उस टाइम किसी की हिम्मत नहीं होती थी जब वो पत्र निकालते थे। तो पंडित जी का तो मुकाबला नहीं, मैं उन्हीं का अनुयायी हूँ, और उन्हीं के मैंने आज 33 साल हो लिए उनकी जयंती मनाते मनाते। मैं जैसे वो बताते थे कि हम पर बात फेरी निकालते थे, सुबह सुबह 20 आदमी भारत माता की हम जय हो और स्वतंत्रता सेनानी हम रोहतक के अंदर निकालते थे। जब देश आजाद होया, वो डिक्लेरेशन होगी भाई भारत आजाद हो गया,
तो पंडित जी के पास सारे रेलवे रोड इधर उधर के सब आदमी पहुंच गए, मुबारकबाद देने लगे। तो अगले दिन झंडा फहराना था जी। तो पंडित जी ने पुलिस लाइन में पहली आजादी का झंडा रोहतक की पुलिस लाइन में फहराया। तो पंडित जी का मुकाबला तो आज तक कोई भी पॉलिटिशियन हरियाणा में इंडिया लेवल में ईमानदारी में तो नहीं कर सकता। तो आज के टाइम में, वर्तमान में या उनके बाद चौधरी पंडित भगवत दयाल शर्मा जी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो क्या उन जैसा कोई ब्राह्मण नेता बाद में हरियाणा में पैदा हुआ है? पंडित श्री राम शर्मा 36 बिरादरी को एक समान मानते थे। पंडित भगवत दयाल भी मानते थे, लेकिन उस टाइम पंडित जी ने सही कहा था, लेकिन दूसरे लोगों ने उसको गलत ले लिया। पंडित जी ने ये कहा था भी जो खिलाफत के आदमी हैं वो उनके जो डोगे हैं लेकर प्रचार गलत करते हैं, उनके हम खुट्टी पे टंगवा देंगे। मतलब वो भाईचारा का खराब करते हैं, जात पात बिगाड़ते हैं, उनके लिए बोला था पंडित जी ने। किसने बोला था ये भगवत दयाल जी ने। अभी जो गलत प्रचार समाज में करते हैं उनके ये डोगे खुट्टी पे टंगवा देंगे। लेकिन कुछ समाज के दूसरों के लोगों ने पंडित जी को जात पात का इल्जाम लगा दिया और पंडित जी को 6 महीने के अंदर ही लोगों ने मिली भगत करके पंडित जी को हटवा दिया। और उसको हटवाने में पंडित जी का आत्म सम्मान की बात, इंदिरा गांधी जब उनके पास मिलने गई तो पंडित जी मिले नहीं, तो ये पंडित जी की कमी रही। फिर पंडित जी के हाथ में ही सीएम बनाना था। पंडित जी ने सोची भाई बंसीलाल एक मेरा चेला है, ये ठीक सा है, यंग भी है, वकालत भी कर रहा है, इसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। पंडित जी ने सबको कह के पंडित चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। तो बंसीलाल ने थोड़े ही दिन में पंडित जी को दरकिनार कर दिया। और जात पात का जो मामला था यो चौधरी बंसीलाल के टाइम ही शुरू हो गया था, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं था। उनका सलाहकार एक महावीर टीकला पंडित जी होते थे, सलाहकार वो भी अच्छा था। लेकिन चौधरी बंसीलाल के टाइम जैसे चौधरी रणबीर सिंह थे और थे, इन्होंने मिलजुल के पंडित जी को विचारधारा को दूर करके एक कास्टिज्म की थोड़ी थोड़ी ही शुरुआत होगी उस टाइम से शुरुआत है। उसके बाद फिर इमरजेंसी लागू हुई, इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी प्रचार हुआ, जनता पार्टी बनी, भगवत दयाल और चौधरी देवीलाल सारे लीडर एक हो गए। 77 की बात है। तो उस टाइम पंडित जी ही चौधरी देवीलाल को चढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन लास्ट में पुत्र मोह की वजह से उनको ऐसी मजबूरी होगी, अब वो पुत्र मोह राजेश की वजह से उनको चुप रहना पड़ा, एकदम दूर हट गए। लेकिन भगवत दयाल चौधरी देवीलाल की मैं मानता हूँ, जितनी टिकट पंडितों को दी थी भगवत दयाल के कोटे से सबको जिता के लाने का काम, एक वाल्मीकि ने तो टिकट छोड़ दी, बाकी सारे के उन्होंने खुद छोड़ी, चौधरी देवीलाल ने सबको जिताया और 85 सीट हरियाणा में आई। कोई छोटी बात नहीं है। हम उस टाइम जवान ही थे तो हमने बड़े बारीकी से देखा। पंडित जी फिर भी करते रहे कुछ न कुछ, लेकिन चौधरी देवीलाल पंडित जी की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन कुछ समय बाद जो बीच में जो तांत्रिक और जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं ना, वो चौधरी देवीलाल को दूसरी उसमें ले गए, कास्टिज्म में, जबकि चौधरी देवीलाल बिल्कुल भी कास्टिज्म उनके विचार नहीं थे। जात पात की चौधरी देवीलाल नहीं करते थे, कभी नहीं किया। मैं उनके साथ रहा, मेरे घर चौधरी देवीलाल गए, मेरे घर चौटाला साहब गए, मेरे गांव में रोड़दबादी जन्म स्थान में खूब गए। मेरे दादाजी जिंदा थे, कहते रमेश के दादाजी हो, मैं देख कितना बड़ा हूँ। बहुत प्यार मिला मुझे। चौटाला साहब भी मेरे को बहुत ही ज्यादा इज्जत देते थे ड्यू टू पंडित श्री राम शर्मा। तो पंडित भगवत दयाल के बाद हरियाणा में कौन सा बड़ा नेता है? पंडित चिरंजीव लाल शर्मा नहीं या कोई और? चिरंजीव लाल जी को एमपी बनते रहे, लेकिन कभी ब्राह्मण समाज ने नेता नहीं माना। उसका कारण रहा वो अपने पुत्रों तक सीमित रहा, अशोक, कुलदीप और वो छोटा, और उन्होंने केवल गन्नौर और करनाल तक ही सीमित रखा। नेता ब्राह्मणों के नहीं बन पाए। फिर आया रामविलास जी का टाइम, जब
हरियाणा के अंदर इलेक्शन की लहर चली तो रामविलास जी ने सारा हरियाणा घूमा, कोई जगह नहीं छोड़ी। उस जितने आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं जो हरियाणा को घुमा सके। उन्होंने अपने नेतृत्व में रामविलास शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का काम किया। सबको ये थे भी रामविलास जी बनेंगे। 14 की बात कर रहे हो? हाँ, ये डीजीपी वशिष्ठ थे, एसएन वशिष्ठ। हाँ, डीजीपी एसएन वशिष्ठ, श्रीनिवास वशिष्ठ जी। तो बातचीत हुई, बोला भी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? मैं जी रामविलास जी बनेंगे, अंडरस्टूड है। तो हमने कहा जी जब अगले दिन को शपथ काम चल रहा था, माजी कारगेट भेज दीजिए आप। एसएन वशिष्ठ ने, क्योंकि जो भी नया मुख्यमंत्री बनता उसके बाद व्हीकल जब भेज देती है, लेकिन अगले ही दिन जब पता लगा खट्टर साहब का नाम आया तो लोग हैरान से रहे, ये क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर तो इनकी वजह से पार्टी आई है, खट्टर साहब को बना दिया। लोग भी हताश से हुए और रामविलास जी भी, मैंने इतनी मेहनत की और मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। फिर भी पार्टी को देखते उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद संभाल लिया। लेकिन खट्टर साहब की कार्यशैली या जो पार्टी की सरकार की कार्यशैली में ना तो रामविलास जी इतना काम करके समाज का, लेकिन उन्होंने अपने टाइम टिकट तो दिलवाई, बाद में भी थोड़ी बहुत दिलवाई, लेकिन उनके बाद किसी भी ब्राह्मण ने कोई टीम बनाने का काम या समाज में जाने का काम नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने ब्राह्मण समाज के नाम पे वोट तो ली, लेकिन ब्राह्मणों के काम कभी नहीं किए। आज भी वही स्थिति है। तो रामविलास ने काम किए, शिक्षा के थोड़े बहुत काम किए, बाकी उसको काम नहीं कर सके। रामविलास जी को भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का जाल बिछ गया कि रामविलास जी को नहीं चलने दी। उनके साथ अफसर ऐसे लगा दिए और चीजें ऐसे लगा दी कि वो काम खुल के नहीं कर सका। चाहता था वो, उसका दर्द भी था, लेकिन नहीं कर सका। आखिरकार वो शिक्षा मंत्री जब सरकार अगली आई तो उसमें नई बात बनी। तो आज अगर देखा जाए तो ब्राह्मण नेताओं के तौर पे डॉक्टर अरविंद शर्मा सबसे बड़े मजबूत नेता है। ऐसे है, ब्राह्मण समाज ने तो एमएलए बनाने में कमी नहीं छोड़ी। आप तो बड़ा ध्यान से देखते हो, ब्राह्मण जो वोटर है ना वो वर्कर का काम करता है। आपने अच्छी तरह पता है, गांव में बूथों पे लड़ाई, सामाजिक लड़ाई यदि कोई लड़ता है भारतीय जनता पार्टी की, तो 95% ब्राह्मणों ने लड़ाई लड़ी, एमएलए बनाने में कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जितने ब्राह्मण एमएलए बने हैं उनमें किसी ने भी ना कोई समाज की बात उठाता, ना कोई टीम बनाता। जितने पदाधिकारी नए बनते हैं उनका यही नहीं पता इन्होंने पार्टी में कभी काम किया ना किया। ऐसी जो लिस्टें आने लग रही हैं उनमें उनको पूर्ण रूप से ब्राह्मण समाज को अवॉइड किया गया। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा को क्या मानते हैं आप? ब्राह्मणों के नेता नहीं है? नहीं, ब्राह्मणों के नेता नहीं है। आज की स्थिति अरविंद शर्मा की है, हमने ब्राह्मणों ने उसको कमी नहीं छोड़ी बनाने में। मैं तो स्टूडेंट लाइफ से साथ रहा, हमने आजाद बनाया उसको सोनीपत से, रिकॉर्ड तोड़ा को हरियाणा में से बनाया हो। तो उसके बाद भी बात नहीं बनी, फिर दोबारा सोनीपत से आजाद बना। तो उस क्षेत्र से जहां पर ब्राह्मण का बनना बहुत बड़ी बात थी। ट्रायंगुलर, हाँ, ट्रायंगुलर कंपटीशन था और धर्मपाल मलिक, सांगवान और अरविंद। तो सोनिया गांधी जब वोट मांगने आई कांग्रेस की तो गांव है उधर हमारे बिटाना के पास, बुढ़िया बैठी थी, सोनिया गांधी गाड़ी से उतर के आई। तो अरविंद शर्मा की लोगों ने इतनी हवा बना दी, भाई गेहूं फ्री कट आ रहा है, ट्यूबवेलों के पैसे दे रहा है, क्योंकि चंद्रा स्वामी का इसको आशीर्वाद था, वहां से इसको मदद मिली और तांत्रिक भी था वो। तो वहां से सोनिया गांधी जब बूढ़ियों के पास उतर बड़ी, अब भाई मैं उसके लिए वोट मांग रही हूँ, ए बेबे हमने तो अरविंद की वोट देनी। काफी बूढ़िया बैठी थी, मैं ऐसा बुखार चढ़ा रखा था लोगों में। बसों में जो लोग जाते थे 2-2 आदमी सपोर्टर बैठते थे, सोनीपत से जहां तक बस जाती थी वो सारा अरविंद शर्मा का दानी का दानवीर कर्ण की तरह का प्रचार किया, जीत गया। उसके बाद फिर ये करनाल पहुंच गया। करनाल पंडित चिरंजी लाल के लड़कों के साथ इसकी बहस हुई। वैसे स्टूडेंट लाइफ में इसका दाखला पंडित चिरंजी लाल ने सीएम कोटे से डेंटल में कराया था, बीडीएस में।
वहां भी स्टूडेंट में झगड़ेबाजी रहते रहे, हम फिर भी साथ देते रहे। फिर उसके बाद ये करनाल में कुलदीप के साथ झगड़ाबाजी हो गई, फिर ये जुगाड़बाज करके और ये टिकट लिया कांग्रेस, लोगों ने बना दिया। एक भी टिकट करनाल में किसी एमएलए को, ब्राह्मण को या किसी को नहीं दिलवा सका। नहीं दिला क्या। दूसरी बार भी एमपी बना दिया, दूसरी बार भी फिर कांग्रेस में हुड्डा साहब के साथ इसकी मतलब बैठी नहीं, क्योंकि इसका मकसद एक लीडर नहीं को टीम बनाना नहीं था, इसका मकसद कर और ही था। वो आज भी चल रहा है भाई, है मैं नहीं कहता, लेकिन आज के अंदर जो इसने आवाज उठानी चाहिए थी, आपको पूर्ण तरह से वसी साहब ध्यान है 2014 में हरियाणा बना था, बीजेपी आई थी, ध्यान करो। डीजीपी वशिष्ठ जो उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया बीजेपी ने, उसके बाद डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौशल साहब बने, उनको बीच में हटा दिया गया। फिर सीनियरिटी की वजह से कौशल साहब चीफ सेक्रेटरी बन गए, उनको भी आखिरकार रिजाइन करना पड़ा, ऐसी मजबूरी कर दी। आज भी काफी लोग ऐसे हैं जिनको पूरा कार्य, अच्छा मोहनलाल बड़ोली को देखो, उनका कार्यकाल भी, जिनके नेतृत्व में बीजेपी आई, उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं होने दिया। रामविलास का तो ऐसा कर दिया, घर ही बिठा दिया। अब देखो ना, अब जो हाल प्रेजेंट है, जितने भी एमएलए हैं किसी अफसर के लिए भी आवाज नहीं उठाते, इनका हक मारा जा रहा है। किसी जैसे सुमिता मिश्रा है, ऐसी इंटेलिजेंट लेडी जिन्होंने सरकार को बचाया। वो जो आईएएस अफसर थी जिनके हस्बैंड सुसाइड करके थे, कितना बड़ा हरियाणा में मंत्री एमएलए की नहीं सुनती थी। केवल एक महिला थी सुमिता मिश्रा, जो उसके पास 3 बार जाती थी, सुबह भी, दोपहर भी, शाम, और काफी मेहनत करके मंत्री जाते थे, मिलती भी नहीं थी। तो उस लेडी ने सरकार को बचाया। अब उसके साथ कितना अन्याय। उसको चीफ सेक्रेटरी बनना था, अनुराग रस्तोगी को 2 बार एक्सटेंशन दे दी, उसका भी हक मारा गया। अब देखो को टाइम होगा कि नहीं। आप देखिए अफसरों के साथ ये स्थिति, एमएलए के साथ ये स्थिति है। लोग आपका ये कहना है कि जो ब्राह्मण आईएएस आईपीएस है, हाँ, उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है बहुत ज्यादा। वो काम करते डरते हैं। और आप देख लीजिए, आप खुद देखो, आप तो हरियाणा में कवर करते हो, बताओ कि सबसे, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। रही नेतृत्व की बात, रामविलास जी तो अब समझ लो एक तरह से आउट ऑफ रेस कर दिए इन्होंने, मार्गदर्शक मंडल में आ गए। हाँ, मार्गदर्शन मंडल में आ गए, जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में खड़ा करा। दूसरा राम कुमार गौतम है, दूरअंदाज, एज्ड हो गए। तीसरा गौतम है, लड़का, नया लड़का, गौरव गौतम है। वो आता जाता है, लेकिन वहां की राजनीति मुड़ गया, वो पलवल की वहां से आगे नहीं चल सका। अत्री है, उसका भी वही गिनती पिणती ओल सोल में वहीं तक सीमित रह गया, भी हरियाणा का उन्होंने नहीं सुधली। अपने रामविलास जी के समधी मूलचंद जी मंत्री रहे, अब भी एमएलए हैं, वे पलवल तक सीमित रहे। लेकिन उनको मंत्री पद, पहले मंत्री थे, अब की बार क्यों नहीं मिला? अब क्यों नहीं मिला तो ये तो पार्टी ज्यादा अंदर से जानती है। बाकी वो उम्मीदवारी उनकी बनती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो एक बार बन गया तो उसको बनाते ही रहते हैं। केवल मूलचंद शर्मा को ऐसा करा, उसको हटा दिया गया। फरीदाबाद के अंदर गौतम को बना दिया, तो उन्होंने सोचे भी मूलचंद को पलवल से। हाँ, उसका ड्रॉबैक भी रहा कि वे रामविलास के समधी भी। तो 2 ब्राह्मण तो फरीदाबाद में ऐसे हो गए, वो तो वहां तक रुझ गया। और वो जवान बच्चा, उसको भी इतनी सोच भी नहीं है, और ना उसको चलने दिया जा रहा। वहां गुज्जर है, कभी उसके साथ, कभी किसी के साथ। तीसरा अरविंद शर्मा है। अरविंद शर्मा एमएलए बन गया, अपना पार्टी में कितने न कितने एडजस्टमेंट करके मंत्री भी बन गया। लेकिन अरविंद शर्मा ने अपनी जिंदगी में लोगों ने इतना साथ दिया, किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया सका, अपनी टीम नहीं बना सका। और कभी भी कोई आदमी, चाहे कबड्डी का गेम क्यों ना हो, वो टीम बगैर कामयाब नहीं हो सकता। इधर देखिए आप, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वीरेंद्र सिंह का लड़का है, चौटाला के 2 बेटे हैं, सारे हरियाणा में सुबह निकलते शाम तक घूमते रहते हैं। क्या आपने कोई ब्राह्मण नेता देखा है जो 36 बिरादरी इस पर
विश्वास करती है ब्राह्मण पर। आज भी विश्वास जो करती है छत्तीस बिरादरी, तो ब्राह्मण जहाँ खड़ा हो जाता है, समझ लो गरीब, हरिजन, किसान, मजदूर सब उस पर विश्वास करते हैं और मान सम्मान भी करते हैं। आप देखो ना, जितने भी जाट है ब्राह्मणों को दादा बोलते हैं। नहीं, कुलदीप वत्स और कुलदीप शर्मा के बारे में क्या मानते हो? कुलदीप वत्स, उसका एमएलए बनना भूपेंद्र हुड्डा पर डिपेंड है। एकला समाज और दूसरी जातियां नहीं बना भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो उसको भूपेंद्र हुड्डा की भी समर्थन की जरूरत है। क्या उसमें नेतृत्व करने की क्षमता है? कोशिश करता है, लेकिन उसको चलने नहीं दिया जा रहा। कोशिश करता है कांग्रेस में, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें खुल के नहीं चल सकता। कुलदीप अपना जो चिरंजीलाल का लड़का है, बोलता है, लेकिन उनके परिवार की रेपुटेशन जब से चिरंजीलाल जी बने, ये बने, सीमित सी रहेगी। पंडित चिरंजीलाल तो बहुत बड़े थे, कितनी बार एमपी बने, लेकिन कुलदीप जो बना तो स्पीकर बना, काम तो कराते रहते हैं, लेकिन उनकी एक पब्लिक लिंग जैसे नहीं हुई भी बरादरी को लीड करे। अरविंद की एक बार बनाने की कोशिश थी, हम सब लोगों ने हरियाणा में इसको लीडर बनाएंगे, लेकिन जो जो इसकी कार्यशाली एमपी तक सीमित रही। अब बढ़ के जो 2 साल होली देखते हैं, तो लोगों ने इनकी जो कार्यशैली है, न किसी का काम करा सकते, न किसी के जैसे ये चेयरमैन बने और बने, कहीं किसी के समाज के लिए या किसी अफसर के लिए अड़े हों, नहीं कर सका, तो लोगों ने इसको भी क्वेश्चन मार्क लग गया इस पर। और बोलो आप किस, जैसे पंडित विनोद शर्मा है, या उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा जो एमपी भी है, हाँ, वो तो ब्राह्मण समाज के लिए देखो काम तो बहुत करते हैं, बिल्कुल ठीक है, संस्थाओं के लिए भी बहुत काम किया बिल्कुल उन्होंने। ठीक है। उसके पीछे एक राज है, आप भी समझते हो। जब विनोद शर्मा के मंत्री बने हरियाणा में हुड्डा के साथ, जब हमने गोहाना से लेकर रोहतक तक सब गांवों बैंड बाजों के साथ स्वागत करके उनको ले आया था, चढ़ा भी, और वो ये मानते थे कि भूपेंद्र हुड्डा के बाद दूसरा चीफ मिनिस्टर का यदि मजबूत आदमी है तो विनोद शर्मा। विनोद शर्मा से एक बहुत भारी गलती होगी। जब गौड़ संस्थाओं में फंक्शन था, तो उन्होंने कहा अभी गौड़ संस्थाओं में चौधरी रणवीर सिंह का स्टेचू लगाया जाए। ये वहां के समाज के लोगों ने भी उनका स्टेचू लाया जाए तो जाट संस्था में लाओ। वहां समाज ने एक्सेप्ट इस बात को नहीं किया, और वो चीज उनको ले बैठी। कार्तिक शर्मा उनका बेटा है। आप देखिए गौड़ संस्थाओं की बात, जब गौड़ संस्थाओं में इलेक्शन नहीं होते थे, वैसे ही बना दिए जाते थे, दिखते हैं आई। ब्राह्मणवास में जमीन दी गौड़ संस्थाओं ने, पेरावर में जमीन दी। जब ये पेरावर की जमीन वापस, जब ये लीज पे ली गई थी, तो वापस नगर निगम में चली गई थी, हुड्डा में चली गई थी, तो इस जमीन को बचाने का काम किसने किया? हाँ, उसका एक कारण था। जमीन तो दोनों गांव में दान दी थी। होशियार सिंह प्रेसिडेंट थे उस टाइम में, एक हरिजन सरपंच था पेरावर में, उसका पता नहीं किसने क्या षड्यंत्र करके वो दिक्कत उसको कर दी। जमीन देने में दोनों गांवों का हाथ था, न किसी एक लीडर का हाथ है। तो हमने उसके, जब इलेक्शन हुआ तो मैं इलेक्शन में अड़ा, होशियार सिंह प्रधान बन गया। होशियार सिंह ने ब्राह्मणवास की बिल्डिंग तो बना दी, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन यहाँ की बात आई थी, उन पर केस वेस कई तरह की दिक्कतें आ गई। और जो उसके बाद 2 प्रेसिडेंट बने, भालोठिए बने, एक बार प्रेम बना, एक बार ये बना, इन्होंने जमीन की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो एक अभियाना टाइप जो सरकार का भरा जाता था नगर निगम का, उसका वो नहीं भरा। इकट्ठा होते होते टाइम लग गया, जुर्माने लग गए, तब ऐसे हालात आ गए जमीन जमीन जमीन। तो मैं धन्यवाद करता हूँ विनोद शर्मा के बेटे को, 50 लाख रुपए इसके अभियान के लिए, जमीन के लिए कार्तिक शर्मा दे गया था। उसका बहुत बड़ा रोल है, समाज मानो ना मानो, लेकिन कार्तिक ने वो काम किया, आड़े के जितने लोग लीडर बने फिर किसी ने नहीं किया। उसके बाद ये जमीन का हमारा आया, और फिर हमने ये आगे बढ़ाने का काम किया। तो जो पेरावर की जमीन पर हवन हो रहा था, तो आपका ये कहना है कि सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस पेरावर की जमीन को बचाने का काम किया। आर्थिक रूप से किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ जब हवन हो रहा था तो हमने यही कहा, अभी ठीक है, अभी ये जमीन बच गई, इसको बनाओ। तो नवीन जय हिंद, एक रामनारायण के नाम नारायण, वो गढ़ो बोला मामा हम यहाँ जयंती मना लें।
तो ये सारे नाटे थे नहीं, मैं खड़ा होकर बोला अभी बालक से मना ले दो जयंती। उन्होंने जयंती के रूप में, अरविंद शर्मा आ नहीं रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करी तो वो नहीं आया, तो मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बातचीत बता दी। अगले दिन मैंने कहा अभी ये ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं, आप आओ सार चारों तरफ से। तो यहाँ आए तो जवान बच्चे थे, सारा ने जमीन का मामला उठाया। भाई जमीन तो मिल चुकी थी क्योंकि वो कार्तिक शर्मा ने उसको पे कर दिया था। तो फिर ये सारे कहने लगे हमने जमीन दिवा दी, हमने जमीन दिवा दी। रे जमीन तो ब्राह्मणवास की पंचायत की, ब्राह्मण पंचायत की थी, लोगों ने इस पर राजनीति करी। चलो करते रहो, अच्छी बात है, चलो भाई को मुद्दा उठाया, सभी का योगदान मानते हम तो। सबसे पहले हमने उठाया था, काफी दिन उठाते रहे, लेकिन जागृति मंच है मेरा, हरियाणा जागृति मंच, जो 2832 सदस्य थे जवान, हम लागे रहे पंडित श्री राम शर्मा की जयंती पे और पे कुर्सी के लिए लागे रहे। वो जमीन हमें जिस तरीके से अब ये जवानों ने मुद्दा उठाया, सारे हरियाणा का मुद्दा बन गया और वो जमीन हमारी बच गई। तो गौड़ संस्था के चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे, क्या दिक्कत है? उसमें एक बात है, आम जनता जो ये वोट बनाई गई है ये पैसों की बनाई गई। उस टाइम डोनेशन पे एडमिशन होते थे बीएमएस के, तो जो संस्थाओं के प्रधान थे उस बीएमएस के डोनेशन से वोट बना के, और ये पैसों की वोट बना के वो सोचते थे या तो ये बने या ये बने। लोगों की जिसके 1100 रुपए दे रखे हैं तो उसी को वोट देंगे जिन्होंने उनकी वोट के पैसे दे रखे। ये मामला रहा। और फिर कुछ वोटें जो कानून के हिसाब से बननी चाहिए थी, अगवी एक वोट के साथ 1100 का ड्राफ्ट लगेगा, वो एक आदमी ने, उन्होंने जो लोग बढ़ाने वाले थे सारे के सारे एक उससे ही पैसे भर दिए। वो लीगल थी, वो कैंसिल होगी। अब भी लोग वोट बनाने लग रहे हैं, लेकिन एक ही परिवार का काबिज होना ये सारे समाज को नहीं। ये एक आखिरी सवाल है कि हरियाणा की ब्राह्मण राजनीति को कौन नेता ऐसा है जो आगे बढ़ा सकता है? अभी तो या कोई है ही नहीं? अभी आज के दिन तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि समाज ने कमी नहीं छोड़ी, लेकिन किसी का स्टैंड नहीं है। कोई लड़ नहीं सकता, कोई ऑफिसर के लिए मुद्दे में नहीं लड़ सकता, कोई समाज के लिए लड़ सकता। आप देखिए ध्यान से, अपने समाज की राजनीति करनी सबको अधिकार है। जैसे खट्टर साहब है, देखिए हरियाणा के अंदर सेंट्रल मंत्री जाले, लेकिन पंजाबी अफसरों के लिए और पंजाबी के लिए वो डट के लड़ते हैं जी। जितने अफसर एडजस्ट करने हो, चेयरमैन बनाने हो, सब खट्टर साहब करते। सैनी साहब ने सैनियों को और बैकवर्डों को एडजस्ट कर दिया। जो लिस्ट आ रही है अब देखिए, उनका भी वकील हो गया, उनका भी वकील हो गया। जाट समाज का ये भाई जाट नॉन जाट की राजनीति इसलिए करते हैं अब वे दूसरे हमारे साथ आ जाएं, लेकिन उस साथ लेने में सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मण उस वोटर का है जिन्हें वर्कर के रूप में काम किया। अरे ऐसी हवा थी कांग्रेस की, 1 तारीख को पंडित श्री राम शर्मा की जयंती मनाकर 2 3 4 को हवा बदल दी, एक तरफा कर दिया। मेरी ड्यूटी लगाई उन्होंने, ये नहीं अपना गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ उसके बूथ थे उड़ा के 5 बूथ थे, तो हम ये दोनों बैठे थे इकट्ठे, अरविंद शर्मा भी ये अपना लोकल मंत्री, इन्होंने बोला भी वहाँ कोई तैयार नहीं होता। तो मेरे पास फोन आ, बोला भाई वहाँ कोई तैयार नहीं होता और मेरा नाम लिख दो। हमने इस 5 बूथों पे एक भी वोट नहीं पड़नी थी फर्जी। और जो 150 फुट के अंदर जो टेंट लगा रहे थे, ये जो हुडा साहब के आदमी, हमने कह को टेंट भी पड़वा दिया। अरविंद आ भाई झगड़ा हो जाएगा, मोबाइल नहीं झगड़ा हो जाएगा तो फिर ठीक से तू क्या एमपी बनेगा। हमने कहा तू जा, हम आप संभालेंगे। हमने सारे हरियाणा में और सब जगह मैं पहले टेलीफोन भेज के इनकी मीटिंग अरेंज करता था। चाहे हमारी बेटी अरविंद शर्मा की मिसिज हो, चाहे अरविंद हो, सुबह शहर में चाय पानी करके इसका खर्चा पानी का चंदा देगा जब इसको भेजते थे। मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, मैं शुरू से ही वहाँ पे भाई है अपना, भाई है अपना। लेकिन जब हमारा बाद में जैसे मैं गुहाने की चुनाव की बात की तो मैंने कहा भी ये कहने लगा मैं बादल से भी विधानसभा लड़ूंगा, और माँ चलो भाई हम गुहाना से लड़ लेंगे। हालात बीजेपी के इतने अच्छे नहीं थे। तो अरविंद शर्मा ने क्या कहा कि रमेश का सर्वे करा, रमेश यहाँ से जीतेगा, क्योंकि 5 बार रामधारी गौड़ जीता है, वो हमारी सीट थी, लोग हमें इज्जत देते हैं, सारा शहर भी गांव भी। तो ये अचानक ही 30 सीटों पर को चंदा पार्टी लेती होती थी। धर्मेंद्र प्रधान के जब में 30 सीटें थी, तो धर्मेंद्र प्रधान से ये टिकट ले आया
और इसने भाई नॉमिनेशन बहुत बहिष्कार हुआ इसका मंगवाने में। मैंने नहीं किया, मेरे को बड़ोली जी कहने लगे नहीं बेटे आपने नहीं करना, मैंने भी नहीं करा। रात को 3 बजे आया, माँ भी हम तेरा बहिष्कार करने नहीं चाहते क्योंकि तू भाई है, जो तन किया। भादरगढ़ के अंदर भी नरेश एमएलए की टिकट काट के उसके भाई को दिवा, वहां का बैठा दिया। और ये तो अच्छा 2-3 जाट भी खड़े थे, लोगों ने समर्थन कर दिया, जीत गया। जीतने के बाद इसका फर्ज बना था सारे हरियाणा के अंदर एक नेतृत्व तो जब लोगों ने तेरे को दिया है तो चेयरमैन बनवाने में, काम करने में, मुद्दों पर अफसर के लिए खड़ा होना चाहिए था, तब ये लीडर बढ़ेगा। लेकिन अब ये सारे 2 साल हो लिए फेल हो चुका है। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है, वो जनता सब जानती है, मैं बताता नहीं। हमारा भाई है, जैसे उसकी नेचर करता रहे। अच्छा, आपको कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला किसी पार्टी से? मैं 91 के अंदर मैं हिसार ब्याह रखे हूँ, मेरे फादर ला स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो भजनलाल जी कहने लगे क्योंकि 150 आदमी लग के हमने फरीदाबाद में एक बार भजनलाल की समर्थन किया, तो क्या मुझे टिकट दे दी। तो मैं टिकट कांग्रेस की मैं हरियाणा भवन में गया, काफी पहलवान पुल जितने मेरे मामा बुआना हैं, सतपाल हिंद केसरी ने, वीरेंद्र सिंह प्रधान होते थे, घेर लिया। वीरेंद्र बोला भी मेरी टिकट से पक्के थे टिकट, वीरेंद्र सिंह प्रेसिडेंट थे। लेकिन वो ऐसे हालात से बने पता नहीं, अगुवाई धर्मपाल ने, उसके परिवार ने मेरी टिकट कटा दी। धर्मपाल मलिक? हाँ, उन्हें कटाई, भजनलाल जी को कह गए, क्योंकि वहां से आवाज आई मलिकों से, उसने कहा अगी अब तो सपलोटी अजगर बन जाएगा, पढ़ा लिखा है, बोलता अच्छा है। चलो मैं भाई मास्टर का बेटा था, पैसे दे ले रही, ज्यादा खर्च नहीं कर सका, तो मैंने कोई बात नहीं। जब मैंने 11 घंटे टिकट मिली थी, मैं 11 घंटे की टिकट मिली थी? बस 11 घंटे। फिर वो बात दे दी आनंद शर्मा को, आनंद शर्मा गया तो मलिकों ने सतबीर वो सब ने मिलकर उसको बहिष्कार कर दिया। फिर टिकट ब्राह्मण को ही देनी थी, वहां से पंडित रामधारी जी बुजुर्ग हो गए थे, तो इन्हों का अभी पंडित रामधारी को दे दो। तो धर्मपाल मलिक ने किताब सिंह खड़ा कर दिया आजाद, और उन्होंने नारा लगा दिया ऊपर कांग्रेस आई, नीचे मलिक भाई, पंडित जी को भी हरा दिया। उसके बाद ब्राह्मण नहीं बना था और ये दिखते आ गई थी। और यूं ही आप करनाल में देखो, करनाल में कितनी बार चिरंजीव लाल बने, ब्राह्मणों का त्याग देखो आप। इसको क्या एक जाति से बन गया क्या खट्टर साहब? सारे करनाल के ब्राह्मणों ने आखिरकार इसको वोटें दी और ये एमपी बन गया। आज आप वसी साहब देखिए, कोई ब्राह्मण राज्यसभा में नहीं है। कार्तिक शर्मा तो अपने उसे बना है एडजस्टमेंट से। रेखा शर्मा है ना, रेखा शर्मा वो पंजाबी शर्मा है, हमारे ये लोकल हरियाणा की वो नहीं है, उनको पंजाब बेचते हुए सारे। तो हमारा हरियाणा की एक फितरत रही है, जो हरियाणा का जन्म और यहाँ की प्रकृति को जानता हो, मतलब सारे उसको मानते हैं, तो वे आगे नहीं चल सके। आप देखो ना, आप सच्चाई बोलता हूँ मैं, तो मुझे क्या इस बात की कहने को, तो जैसे कोई जांगड़ा ब्राह्मण भी शर्मा करके कह देता मैं शर्मा हूं, हम तो उसको भी मान लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो 36 बिरादरी को मान लेती है जी। जाट भी कोई दादा कहते हैं, आजा भाई दादा हमारी मदद करो, ले भाई। ब्राह्मण काम लेके जाता है सरकार में तो 36 बिरादरी का लेके जाता है, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत कभी होया तो वो अपना नहीं मानता, चलो यार इसका हो जाए, अपना छोड़ देता है। तो समाज एकजुट कैसे हो पाएगा? समाज एकजुट जब होएगा, एक तो जागृति लानी पड़ेगी लोगों में। अब समाज का सारा शांत बैठा है, जब समाज ब्राह्मण समाज हरियाणा में शांत बैठ जाता है तो दूसरी ताकतें उभर जाती हैं और वो राज को चलने नहीं देती। और जो ब्राह्मण समाज जिस सरकार को बनाया, जैसे भजनलाल जी थे, मुट्ठी भर बिश्नोई थे, 11-12 साल सारे हरियाणा के ब्राह्मणों ने सभी बिरादरी को लगा के मुट्ठी भर बिश्नोई को इतना बड़ा राज करा दिया। आज राज तो बना दिया ब्राह्मणों ने, लेकिन इनकी सरकार में कोई साझेदारी नहीं है। कहने को तो कुछ कह दो, लेकिन मैं तो भगवतलाल से लेकर अब तक सब सीएमओ को बारीकी से देखा मैंने। हम भजनलाल के टाइम को एक आदमी गंगा प्रसाद भी फोन कर देता था, चीफ मिनिस्टर जितनी चलती थी। वसीर साहब आप पत्रकार हो, बारीकी से देखो, यहाँ के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा, हर राजनीतिक पार्टी को बनाने वाले, हमने श्री राम शर्मा की जयंती पर हुड्डा साहब को, जिंदल साहब को मिलवाया और फिर इसको चीफ मिनिस्टर बनाया। उसका कारण रहा पंडित चिरंजीव लाल की भजनलाल की आपस में खिंचातानी हो गई थी। भजनलाल जी ने उस टाइम मंत्री एमएलए भी एक उसका खेल का मंत्री वो बना दिया था, पगदाल का लड़का।
बाद में एक एचपीसी का मेंबर के ऊपर भी जब ये करनाल से उसने कहा भी मेरे को कुलदीप एचपीसी का मेंबर बनाओ, तो उन्होंने उसको छोड़कर धर्मपाल की बहू को बना दिया। वहां से कच्ची तानी ब्राह्मणों में उसकी होगी, इसलिए फिर वो खिलाफत हुई और बदरलाल मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। जिंदल ने पूरा जोर लगा के हुड्डा साहब को बनाया। हुड्डा साहब एक प्लान तो ठीक से चले, दूसरी प्लान में जो लोग इधर उधर के चौटाला ग्रुप के थे सब इनके साथ लग गए और इन्होंने ना तो अरविंद शर्मा छोड़ा, ना विनोद शर्मा छोड़ा, ना कुलदीप शर्मा छोड़ा और जो भी ब्राह्मण नेता, ना रमेश कौशिक छोड़ा, सारे के सारे कांग्रेस से बाहर करवा दिए। अब देखो सच्चाई ये, तो जब जिस कांग्रेस को ब्राह्मण रीढ़ की हड्डी मानते थे, बनाता था, उन्होंने अपना ये देखा भी तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही है, तो उन्होंने फिर बीजेपी का साथ दिया। तो दोस्तों, पंडित रमेश शर्मा जिन्होंने ब्राह्मण राजनीति पे बात की और पंडित श्रीराम शर्मा से लेकर आज की जो वर्तमान में जो ब्राह्मण नेता है वहां तक के सफर को लेकर बातचीत की। कौन ब्राह्मण नेता है, किसने समाज के लिए काम किया, किसने समाज के लिए काम नहीं किया और आगे ब्राह्मण राजनीति का भविष्य क्या है, इन सब बिंदुओं को छुआ है। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। शर्मा जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने हमारे को बोला स्टूडियो में और हमारे विचार